pH of weak acid and weak base. What the fuck? This is the formula for calculation of pH of weak acid and weak base. नोट हो गया? Yes, sir. सर आपने यही करवाया है, फ्लोर भी करवाया इससे पहले, अभी ज्वाइन हुआ? नहीं बेटे, यही करवाया अभी तो। pH of weak base, सेम पैटर्न पे
तो खोजने में मेरे को लगा मैंने देखो दोनों फॉर्मूले जो हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो सर। पेज नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 34। 31 and 34। के ए पूछ रहा है सी अल्फा स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सी कितना दिया 0.1, अल्फा कितना दिया 0.001% है, परसेंट का मतलब 500, 0.1 ये हो गया। कौन सा आंसर आ गया? फोर्थ। फोर्थ। थर्टी वन पे 28 नंबर देख लो। 31 पे 28। इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में वीक का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो सप्रेस हो जाएगा। मतलब आप ये दोनों एच आयन कंसंट्रेशन है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग एसिड का ही सिर्फ एच आयन कंसंट्रेशन लोगे, तो वीक वाला नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है ना। तो अल्फा पूछ रहा है यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी आया था ना अपना फॉर्मूला। तो के ए की वैल्यू गिवन है और सी सिर्फ किसका लोगे, एच आयन कंसंट्रेशन ड्यू टू HCl। वीक एसिड का नहीं लोगे क्योंकि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट उसको नेग्लेक्ट कर देंगे।
तो ये वीक एसिड में ध्यान रखना कि भाई उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट हमने कैलकुलेट कर लिया था। यस सर। ठीक, वीक वीक बेस के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देना। 41 पे 8th नंबर क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का है, यहाँ भी कॉमन आयन इफेक्ट लगा देना, तो वीक एसिड का कंसंट्रेशन नेग्लेक्ट कर दोगे। आगे चलते हैं। देखो वो आ गया। हेडिंग डालो बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन विच कैन रेजिस्ट चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सॉल्यूशन whose pH does not change after addition small amount of strong acid or strong base। तो हर वो सॉल्यूशन जो अपने पीएच चेंज का क्या करे, अपोज करे, उसे हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन विच पीएच कैन रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। आगे चलते हैं। हमारा जो ब्लड है वो बफर है। हमारे बॉडी के जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है सब कांस्टेंट पीएच पे होती हैं। तो कांस्टेंट पीएच पे होती है मतलब चेंज नहीं होता, इसका मतलब। तो देखो जरा, ये एक सॉल्यूशन था, मींस वाटर ले लेते हैं। 1 लीटर वाटर, पीएच कितना है? 7। इसमें आपने स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड कर दिया और स्मॉल अमाउंट कितना है? 0.365 HCl ऐड कर दिया, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऐड किया है। देन चेंज इन पीएच मींस मोल आप कैलकुलेट कर लीजिए। 0.36 अपॉन 36 HCl 36 इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 10⁻⁻² मोल आएगा। 1 लीटर तो पहले ही था, मींस मोल पर लीटर यही क्या बन जाएगी? मोलैरिटी बन जाएगी, मतलब कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन अगर इतना है तो पीएच कितना होगा? 2 होगा। तो आप देखो, अगर आप स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करते हो तो एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है पीएच में। पीएच 7 था, वाटर जस्ट न्यूट्रल था रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अभी है ना, आफ्टर एडिशन ऑफ लिटिल बिट HCl ड्रास्टिक चेंज आ गया पीएच में। तो ये बफर नहीं है। बफर अगर ये होता तो अपने पीएच चेंज का ये अपोज कर लेता और अपने पीएच को कांस्टेंट रखता। तो जैसे यहाँ पीएच चेंज हो गया तो ये बफर नहीं है, मींस
बफर होता तो ये चेंज नहीं कर देता। अभी आपने सर ये मोल कैसे निकाले सर आपने? पहला चैप्टर पढ़ा था आपने? हाँ सर तो पढ़ा ही है। तो पढ़ा है बेटे, तो फिर ये क्या पूछ रहे हो आप मुझसे? आपको पता है ये सर 0.365 मतलब इसमें ये इतना कंसंट्रेशन ये एरिया है, ये इतना ये ग्राम, मास है। हाँ ये इतना मास मुझे है, लगा कंसंट्रेशन है सर। मॉलिक्यूलर मास है बेटे, वो डिवाइड। अब अगर यहाँ पे आपने इसी सॉल्यूशन में वाटर में अपने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है ना, और वो भी बहुत लिटिल बिट 0.4 ग्राम NaOH ऐड किया, तो फिर से वही मोल कैलकुलेट करो। 0.4/40 मीन्स 0.01, फिर से वही मोल पर लीटर, तो वो मोलैरिटी बन गया। और मोलैरिटी इस बार क्योंकि NaOH है तो OH के इक्वल होगा, और OH के इक्वल होगा तो POH आएगा, और POH2 है तो pH कितना आ गया? 12। तो 7 से 2 गया था, अभी भी 7 से 12 गया, मीन्स यहाँ भी एक सिग्निफिकेंट चेंज आया जिसको मेजर कर सकते हैं। तो इन दोनों एग्जांपल से आपको ये समझ आ रहा है कि मोस्टली सॉल्यूशन में अगर आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करोगे तो उसका pH चेंज हो जाता है, और बहुत ज्यादा चेंज होता है। कितने का पड़ा ऐसा हो। बफर सिंपल बफर एंड मिक्स बफर। सिंपल बफर कैसे बनता है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस लाइक अमोनियम एसीटेट, साइन। मिक्स बफर जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एसिडिक बफर, बेसिक बफर। तो एक तरह से आप लगा लो 3 टाइप का बफर है, सिंपल बफर, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। तो इतने टाइप के बफर हैं जिसको आपको ध्यान देना। आगे चलते, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर weak acid and its salt with strong base. Weak acid and its conjugate base. Weak acid, salt with strong base, ये हो गया। weak acid, salt with strong base, weak acid, salt with strong base, ये हो गया। ये तो इस कैटेगरी में आ गया। अब अगर यही चीज इस कैटेगरी में लिखना हो वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस के फॉर्म में, weak acid, salt with, salt नहीं अभी conjugate base,
तो कहने का मतलब किसी भी फॉर्म में गिवन हो आपको समझना होगा कि ये है। बन गया। नोट हो गया। यस सर। यस सर। ठीक। अगर ये बफर है तो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देगा। किसी भी सॉल्यूशन में वाटर तो होता ही है, मतलब जो मैं बफर ले रहा हूं ये फर्स्ट वाला बफर मैं कंसीडर कर रहा हूं नीचे। अब ये तो वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है ना। अगर इस सॉल्यूशन में आपने स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया, मींस स्मॉल अमाउंट में HCl ऐड किया, तो इसका जो पीएच है वो चेंज हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने H आयन इंक्रीज कर दिया तो H आयन कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, तो पीएच भी चेंज हो जाएगी। ठीक। अब क्या करना है आपको कि भाई आपने बाहर से इसको ऐड किया है, तो ये जो रिएक्शन है ये अपने आप को इस तरीके से बैलेंस करेगी या इस तरीके से शिफ्ट करेगी कि वो बढ़े हुए का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटरियल प्रिंसिपल। तो आप मुझे बताओ, जब HCl ऐड करोगे तो ये पहली वाली रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी या बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगा, तो जितना आपने बढ़ाया वो वैल्यू कम कर ली इसने अपना, तो चेंज नहीं होने दिया। इस तरह से इसने कांस्टेंट रख लिया। लेकिन अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड गई होगी तो H आयन तो कम हुआ ही हुआ, साथ में एसीटेट आयन भी कम हो जाएगा ना। तो इक्विलिब्रियम पे चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो सेकेंड रिएक्शन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो जितना एसीटेट यहां से कम हुआ था उतना एसीटेट फॉरवर्ड आने से बढ़ गया और चीजें मेंटेन रही। तो इस वजह से इसने अपने बफर को कांस्टेंट रखा या अपने पीएच को चेंज नहीं होने दिया। तो आफ्टर एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड इंक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट क्या होगा? डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस। ये हो जाएगा। अब आफ्टर एडिशन ऑफ
a small amount of NaOH. First point. Dissociation of weak acid increases. दूसरा है formation of salt increases. तो एसिड डालोगे तो उस तरह से और बेस डालोगे तो इस तरह से मेंटेन करेगा. सो इसमें सर Na की कंसंट्रेशन से होगा, नो नो, तो फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इंक्रीज क्यों किया? नोट करके बता रहा हूं. नोट कर लिया बच्चों. देख, अभी जहां आपने HCl ऐड किया था वहीं पे मैं हटा के NaOH ऐड करूंगा. Na से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन pH OH से चेंज हो सकता है. ये बेस है ना, जैसे आप इसमें डालोगे ये एसिड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बेस है तो एसिड लेने लगेगा. अब H आयन कंसंट्रेशन आपका डिक्रीज होने लगेगा तो तुरंत ये रिएक्शन को जब पता चलेगा तो वो अपने H आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या करेगी, फॉरवर्ड मूव करना शुरू कर देगी. तो H आयन जितना उसने लिया था उतना इसने मेंटेन कर लिया, लेकिन उसको बढ़ाने के चक्कर में एसीटेट आयन भी तो बढ़ जाएगा ना. और अगर एसीटेट आयन बढ़ गया तो मतलब ये वाली रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी ना, मेंटेन करने के लिए एसीटेट को. इस वजह से समझ आया या नहीं आया ये वाला पॉइंट? यस सर, आ गया. तो सेम पैटर्न है, एसिड और बेस को किस तरह से वो बैलेंस करेगा. ठीक है, आगे चलो. अब एक हेंडरसन इक्वेशन होता है पीएच कैलकुलेट करने के लिए बफर का. पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड. ये हेंडरसन इक्वेशन है. नाउ बेसिक बफर. Basic buffer, weak base and its salt with strong acid, या फिर weak base and its conjugate acid. Weak base like ammonium hydroxide, salt, ammonium hydroxide, copper hydroxide, है ना. या फिर
तो इस तरह से बेसिक बफर होगा। नोट हो गया? Addition of small amount of acid. एस डालोगे, एच डालोगे तो पहली रिएक्शन फॉरवर्ड और दूसरी रिएक्शन बैकवर्ड। एडिशन ऑफ HCl। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ammonium hydroxide increases, formation dissociation. Second step, formation of increases. Now addition of बेस। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? बेस ऐड करोगे तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, ये ऐड हो जाएगा। देखो इनमें कोई कंफ्यूजन है दोनों पॉइंट में तो बोलो। सर ये एडिशन ऑफ NaOH में सेकंड पॉइंट बता दो। देखो जब आप OH ऐड करोगी यहाँ तो OH ऐड करोगी तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, इसमें देखो कोई कंफ्यूजन है? नो सर। तो अगर ये बैकवर्ड जाएगी तब तो क्लियर ही हो गया ना बेटा कि दूसरी वाली फॉरवर्ड आएगी। ओके ओके सर। क्योंकि ये कम हो गया होगा ना, तो इसको मेंटेन करने के लिए इसको फॉरवर्ड आना ही पड़ेगा। ओके सर। Henderson equation, pH of the buffer, pKb plus log salt by base। एक तो ये लगा लो, या फिर आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, POH pKb log conjugate acid by conjugate base। तो इस फॉर्मूले से बफर के क्वेश्चन निकलेंगे। Sir?
बोलो, ये सुन रहा हूँ। सर पीके और पीके क्या है, कैसे निकालेंगे इसे? पीएच कैसे निकालते थे बेटे? पीएच इज इक्वल टू एच आई। नो सर, पीके और पीके पीएच कैसे निकालती थी? ये भी नहीं, ये दोनों नहीं चाहिए। नो सर, मेरे को पीके और पीके बता दो क्या है। अगर आप दिमाग लगाओगे बेटे तो ये देखो सेम चीज है, जरा ध्यान दो। कुछ सिमिलरिटी नजर आई पीएच और पीके में? क्या सिमिलरिटी है? देखो इन पांचों को जरा फोकस करके देखो, आपको सारे सेम नजर आएंगे। कुछ समझ आया इसमें या नहीं आया अभी भी? आ गया सर। क्या देखना बेटा, पी का मतलब जहां कहीं भी पी लग जाए उसका मतलब होता है माइनस लॉग, बस। तो आपने पी ओ एच लगाया तो ओ एच हो गया माइनस लॉग, पी के ए लगाया माइनस लॉग के ए, पी के बी लगाया माइनस लॉग। अभी क्लियर हुआ पी के डब्ल्यू? ये पांचों में जहां भी पी आ जाए तो के ए या के बी क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका क्या करना है आपको? माइनस लॉग लेना है। अभी क्लियर हो गया? यस सर। 37 पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन नंबर 62। क्या होगा? सॉल्ट बाय एसिड होगा, ठीक। तो पीएच आपको गिवन है कितना? 5। पी के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा माइनस लॉग लोगी। और कैसे समझ आया या नहीं आया? यस सर। मैं इसको एक्स एज्यूम कर ले रहा हूं, लॉग का एंटी लॉग ले लोगे? एंटी लॉग 1 मैंने आपको सिखाया होगा। एंटी लॉग 1 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 1 हो जाता था। पीएच में मैंने सिखाया कि नहीं एंटी लॉग? यस सर। तो ये आ क्या जाएगा? 10:1 आ जाएगा ना? यस सर। सर आंटी लोग दोबारा बता दे एक बार आता नहीं सर। बेटा उस टाइम क्यों नहीं पूछा आपने? पिछले लेक्चर में आई थिंक आपको करवाया गया होगा, कॉपी देखो। कॉपी में देखो मैंने लिखवाया है एंटी लॉग, या नहीं लिखवाया तो बताओ। नहीं सर, मेरी तो है नहीं सर नहीं लिखवाया। नहीं करवाया नहीं सर लिखवाया आपने, मैं सर। भी यही सोच रहा हूँ सर। बच्चे कह रहे हैं करवा दिया, हम सब गलत सोच रहे हैं। सर नहीं कराया वैसे। एक मिनट। ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच 7.4 होता है ना, अप्रॉक्सीमेट, स्लाइटली बेसिक। अगर कभी आपको इसमें एच आयन पूछा तो आप क्या करोगे? माइनस एंटी लॉग
एंटी लॉग माइनस पीएच लोगे, है ना, ये फॉर्मूला होता है कि अगर कभी भी पीएच गिवन हो और एच आयन पूछ ले तो आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, अब एंटी लॉग अगर m हो तो 10 की पावर m हो जाता है बच्चों। एंटी लॉग माइनस m हो तो 10 की पावर माइनस m। ठीक है, अगर टोटल होल नंबर है तो ये वैल्यू उठा के रख देनी है, और एंटी लॉग डेसिमल में आए तो 0.1 की वैल्यू 1.1, 0.2 का एंटी लॉग अप्रॉक्सीमेट 1.5, 1.9, 2.5, 3.1, 3.9, 5, 6.4, 8.3। ये एंटी लॉग की वैल्यू 0.1 से लेकर के 0.9 तक की वैल्यू है, जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा। वैसे तो एंटी लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, लेकिन अगर स्टिल नहीं गिवन की जाती तो आपको ये लर्न होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये आया एंटी लॉग 1, एंटी लॉग 1 मीन्स लाइक एंटी लॉग m, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा m। अभी समझ आया ये थोड़ा सा? या नहीं आया? यस सर, आगे। अब जरा मैं नीचे जो क्वेश्चन लिया हूं उसको दे लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आपने कहा ब्लड का पीएच है, तो अगर एच आयन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो तो क्या करोगे? एंटी लॉग -7.4, एंटी लॉग -8.6 लिख सकता हूं इसको मैं। -8 तो होल नंबर है, इसी एंटी लॉग मतलब होल नंबर का एंटी लॉग 10 की पावर -8, और 0.6 की वैल्यू यहां से उठा लेना, 3.9 या 4 ले लेना, तो ये हो जाएगा बेटा। देखो ये समझ आया या नहीं आया? मैं दूसरा एक क्वेश्चन लेता हूं। आपके स्लाइवा का पीएच कितना है? ह्यूमन स्लाइवा का पीएच 6.8। तो अगर मैं पूछूं कि एच आयन कितना होगा तो आप क्या कहोगे? एंटी लॉग -6.8 पीएच की वैल्यू, एंटी लॉग -7 प्लस 0.2 पुट कर सकते हैं, तो ये तो होल नंबर है तो 10 की पावर्स पे चला जाएगा, और 0.2 की वैल्यू इस यहां से उठा लेना, 0.2 मतलब 1.5। तो 0.2 में तो आपको पता है ना 0.1 से लेके 0.9 तक ही होगा, ऐसे निकालना है ना। तो इस तरह से किसी का भी पीएच दिया हो, मिल्क का पीएच हो, टोमेटो पीएच हो, पोटैटो पीएच हो, जिसका भी पीएच गिवन हो, एच आयन कंसंट्रेशन पूछे, तो आपको ये एंटी लॉग का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्लियर हुआ थोड़ा सा? यस सर। 37 पे 57, 37, 57। पे 57। सपोज बाकी और स्ट्रांग है तो बाकी और ले ही नहीं सकते। बफर होने के लिए वीक होना मस्ट है ना। 35 पे 41, 35 पे 41। ये बेसिक बफर है। बेसिक बफर है तो आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है? पीओएच
PKB log कॉन्जुगेट बेस वाला इस बार लगाना पड़ेगा। ओके, इक्वल कंसंट्रेशन दिया है ना, फिर तो आसान है। इक्वल कंसंट्रेशन मतलब ये कट के 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0। POH इज इक्वल टू PKB। PKB यहां से KB दिया है ना, तो PKB आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखो KB गिवन है ना, तो उसका माइनस लॉग लोगे तो 10 आ जाएगा ना। तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देन व्हाट विल बी द pH? और आ जाएगा आंसर। देखो जरा ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. थर्टी टू पे 6 नंबर। 32 पे 6 नंबर। थर्ड। बेसिक बफर है। एक अकेला ऑप्शन है जिसमें वीक बेस है। कोई भी बफर हो उसके लिए वीक होना मस्ट है। अगर एसिडिक बफर हो तो वीक एसिड होना चाहिए, बेसिक बफर हो तो वीक बेस होना चाहिए। और उस हिसाब से कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? और 32 पे 6। आ गया वो क्वेश्चन? Yes, sir. 31 पे 41 भी सेम पैटर्न का है, तो उसको आप ट्राई कर लेना घर पे। कौन सा क्वेश्चन बताया सर? 31 पे 41 था। पेज नंबर 40 पे 91। पेज नंबर 40 पे 91। First.
मिली इक्वलेंट कैलकुलेट कर लो V1 M1 बेस के लिए। फोर आ गया। टेन आ गया। मिली इक्वलेंट एसिड का कितना है 10, मिली इक्वलेंट बेस का कितना है 4, इनिशियली ये 0 0। एसिड और बेस में जरा देखो लिमिटिंग कौन है, जिसकी वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग होगा, और वैल्यू कम किसकी है NaOH की, तो NaOH 100% कंज्यूम हो जाएगा, ये 0 बचेगा। इसका अगर 1 यूज होता है तो इसका भी 1 यूज होगा, मीन्स अगर ये 4 यूज होगा तो ये भी 4 यूज होगा, तो 6 बचेगा, और प्रोडक्ट कितना बनेगा 4 बनेगा, 4 बनेगा। तो अब देखो ये वीक एसिड हुआ और सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, तो ये एसिडिक बफर हो गया। तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, मीन्स pKa कितना दिया, ओके दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, pH माइनस pKa लॉग सॉल्ट की वैल्यू 4, एसिड की वैल्यू 6, लॉग 2/3। देखो जरा ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, थोड़ा अलग था। बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। एसिड कौन सा बेटे, वीक है या स्ट्रांग है? क्या कह रहा है? ये वीक एसिड होता है बेटे, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हो वीक एसिड होती है। तो अगर वीक एसिड है तो बफर तो एसिडिक ही हो सकता है ना। और सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो आपको ऊपर लिखवाया गया था वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस विल बी एसिडिक बफर। क्लियर हुआ? अभी ज्वाइन हुआ है सर, मेरा ना अनम्यूट का ऑप्शन ही खत्म हो गया था। कि फिर सर फिर हमने वो ऑफिस में फोन करा, फिर वो एक एनी डेस्क वाले ऐप डाउनलोड करने के लिए बोले, फिर जाकर वहां से ओपन करा, फिर आपका आवाज आ रही, तो आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा था सर। ओके बेटे, क्या करें, टेक्निकल है तो फिर थोड़ा सा इशू तो रहेगा ना। आप बस सेंड कर देना PDF, और कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ PDF मैं भेज ही देता हूँ बेटे, है ना। सर तो इसमें लिमिटिंग के पहले वैसे ही फाइंड किए ना जैसे फर्स्ट चैप्टर में किया था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सेम। ओके सर। आगे चलते हैं, है ना। इस तरह से आप एसिडिक बफर और इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमने किया था या नहीं? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हैं, ठीक है। 4 टाइप के सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होते हैं। एक तो होगा
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा होगा वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, थर्ड वन होगा वीक एसिड वीक बेस, फोर्थ वन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब ये होगा सॉल्ट दिस, मतलब इसमें हमें पढ़ना है salt of weak acid and strong base, like सोडियम एसिटेट। कोई भी सॉल्ट गिवन होगा उसको वाटर में डिसॉल्व कर देना, तो वीक एसिड NaOH। अब बात आती है, सर थोड़ा स्क्रॉल अप करना, बस बस okay. ये हो गया, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चों? बेसिक हो जाएगा। अब बात आती है, फिर से वही इक्वेशन में नोट डाउन कर रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट हो वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट SN3 ब्लॉक से। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स 100% डिसोसिएशन, जो वीक है आप उसे डिसोसिएट नहीं करोगे, तो वीक एसिड है तो उसे तो नहीं, स्ट्रॉन्ग है तो जो 100% है वो डिसोसिएट करोगे, तो सोडियम कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही सॉल्यूशन में है। तो हाइड्रोलाइसिस जो होगी वो बेसिकली एनायन की होगी, तो इसको बोलते हैं एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। दिस इज नोन एज एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। Okay, cation will be cancelled out. Now KH, KH है hydrolysis constant, right upon left, वाटर, प्योर वाटर की कंसेंट्रेशन 1 होती है, इसे आप नेग्लेक्ट कर दोगे उसको, तो ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट हो गई। Hydrolysis constant. Now, two other things available in this equation, that will be water means ionic product of water Kw, and weak acid available here, dissociated like that. Then you can find out Ka, acetic acid, H ion upon acetic acid, if you are going to divide Kw by Ka, then you can get KH। मतलब अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अपॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ये इक्वेशन डिवाइड करके आप देख सकते हो।
नाउ ये ऊपर से इक्वेशन ले रहा हूं, अभी कुछ नया नहीं है इसमें। ऊपर ये इक्वेशन ऑलरेडी आ चुकी है। मीन्स इसका C मोल पर लीटर, C माइनस C अल्फा, C अल्फा इनिशियली 0 था, then KOH would be right upon left, C कॉमन ले लो, you can cancel out, then KOH would be C alpha square 1 minus alpha, if alpha is very less than 1, then KOH would be C alpha square, alpha will be equal to KH by C alpha। KH की वैल्यू ऊपर कैलकुलेट किया है, KW by KA into C। This alpha is known as degree of hydrolysis here. This alpha is also known as H। इसमें देखो कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हाँ सर, नोट हो गया? यस सर। इसमें देखो कुछ नहीं समझ आया हो तो बोलो। वैसे ये आप जितने जितने ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ वो फॉर्मूले को लर्न कर लेना बस, ठीक है? हाँ सर। नहीं क्लास में हूँ, बोलो। ओके अच्छा ठीक है मैं अभी क्लास में। हाँ नोट हो गया? सर आप क्या लिखा, H और अल्फा? यस, H और अल्फा मतलब उसके टर्म्स हैं। पीएच कैलकुलेट करने के फॉर्मूले क्या होंगे? 1/2 pKw pKa log C। pH is equal to 1/2 pKw plus pKa plus log C। ये इस जी बेटे आपका माइक डिस्टर्ब है, थोड़ा उसको सही करो। क्या कह रहे हो? अल्फा बेंस इतना छोटा कैसे आया? अल्फा ये आप पूछ रहे हो अल्फा छोटा कैसा है 1 से? बेटे ये तो नॉर्मली कैलकुलेट करते टाइम कर देते हैं। अगर बहुत क्लोज ऑप्शन होगा तो आपको यही इक्वेशन लगाना पड़ेगा। अगर बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं है तो अल्फा को नेग्लेक्ट करके और सिंपली ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेना बेटे। अब ये एक सॉल्ट का मैंने आपको सारा बता दिया कैसे आया, बाकी मैं सारों का समराइज कर देता हूं। ये हमने ऊपर पढ़ा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा आपको पढ़ना है सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड।
तीसरा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, और फोर्थ होगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें पहला आपको जो रिजल्ट है वो ही याद करना है, बाकी कुछ नहीं। इसमें pH अपना आया था ग्रेटर देन 7, मीन्स सॉल्यूशन कैसा हो गया बेसिक, ये आया हुआ है ऊपर हमने लिखा हुआ है। सेकेंड, हाइड्रोलाइसिस कैसी आई थी, एनायनिक। थर्ड वन KH क्या आया था, KW/KA आया था। फोर्थ वन अल्फा क्या आया था, अंडर रूट KW/KA इंटू C। ये मैं वही चीज लिख रहा हूं जो ऊपर लिखा था समरी के फॉर्म में। pH आपने बताया pKW प्लस pKa प्लस log C। ये बस ये 5 चीजें याद रखना, बाकी ऊपर जो मैंने कैसे आया वो जो मेथड आपको बताया वो मेथड आपको नहीं करना है बेटे। जस्ट इसका अपोजिट जो एनायनिक लिखा है ये क्यों? एनायनिक हाइड्रोलाइसिस था, ऊपर देखो लिखवाया होगा, कैटायन कैंसिल आउट हो गया था ना, ऊपर देखो इसी स्क्रीन पे pH लेस देन 7, मीन्स सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका अपोजिट होगा, फर्स्ट का अपोजिट होगा। फर्स्ट में एनायनिक हाइड्रोलाइसिस आएगी और इसमें कैटायनिक। कैटायनिक। थर्ड KH KW/KB। फोर्थ वन अल्फा KW/KB इंटू C। फिफ्थ वन pKW माइनस pKb माइनस log C। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस में pH ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 7, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में pH ऑफ सॉल्ट बताया था ना पिछले लेक्चर में, या नहीं बताया था सर। यस सर। कैटायनिक as well as थर्ड क्या होगा, KH KW KB। फोर्थ वन अल्फा अंडर रूट KA KB। फिफ्थ वन सर सी नहीं आएगा? नहीं आएगा बेटे, क्योंकि दोनों वीक वीक है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा वो दोनों। pKW pKa माइनस pKb। लास्ट वाले में सिर्फ pH 7 आएगा और बाकी कोई चीज इसमें होती ही नहीं है।
ये लिस्ट है जो हाइड्रोलिसिस के लिए आपको बिल्कुल रेडी रखनी पड़ेगी। सॉल्ट पहचानना पड़ेगा कि सॉल्ट क्या है, चले। नोट हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। Yes, sir. 41 पे 9 नंबर, 41 पे 9 नंबर। और First. First. फर्स्ट कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पेज नंबर 25, पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26। फोर्थ फोर्थ। Good. Four.
पेज नंबर कौन सा है? 25। सर 28 का फॉर्म। ट्वेंटी फाइव का क्या आएगा? 25 पे 28। आया क्या? 4th। देख लो। अब नेक्स्ट आ जाओ उसी के 26 के 30th नंबर। सेकेंड। फर्स्ट। फर्स्ट। सर फर्स्ट। आगे आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि भाई आप सीधा अगर वैल्यू समझ पाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। पेज नंबर 28 पे 10 नंबर। 28 पे 10 नंबर। pH ऑफ अमोनियम एसीटेट है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अमोनियम एसीटेट वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है ना। तो ये वाला pKw की वैल्यू पता है ना 14 होता है। pKw की वैल्यू 14 होता है, फिक्स है वो। pK क्वेश्चन में गिवन है और pKb भी गिवन है तो pH डायरेक्ट आ जाएगा 1/2 कर देना। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन और थर्ड। 30 पे 25। पेज नंबर 30 पे 25। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट। 31 पे 36। फर्स्ट। थर्टी फोर पे 25। थर्ड। 36 सर पे Na2CO3। 36 पे 51। सर BaCl2। थर्ड। 40 पे 97। 40 पे 97। सर 51 दोबारा बता दो। पेज नंबर क्या था?
36। अप टू डाउन जाते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो वाटर पहले सभी सॉल्ट को वाटर में फेंक दो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो HCl तो सब में बनेगा, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड डिफर हो गया ना। अप टू डाउन जाओगी तो हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, पीरियोडिक टेबल में बताया गया था। अप टू डाउन जाओगे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, तो सबसे बॉटम पे जो होगा उसी का पीएच सबसे ज्यादा होगा, और बॉटम पे इन चारों में सबसे कौन है? बेरियम होगा ना। यस सर। 40 में 97, 40 पे 97। हाँ, सर फर्स्ट। इसमें क्या करो, इसमें भी सबसे पहले जितने सॉल्ट दिए हैं उसको वाटर में डिसॉल्व कर दो, है ना, हाइड्रोलिसिस कर दो। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो पहला वाला वाटर बन जाएगा, दूसरा वाले में H2S, तीसरे वाले में H2SE, और फोर्थ में H2T। अप टू डाउन जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, अप टू डाउन जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, तो मतलब पीएच डिक्रीज होगा, तो पीएच डिक्रीज होगा मतलब फर्स्ट। देखो जरा समझ आया या नहीं आया? ऐसे सर ऊपर से नीचे जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कम नहीं होगी। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HI। तो HI अगर सबसे ज्यादा एसिडिक है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई बेटे? इंक्रीज हुई ना। डिक्रीज कैसे हुई बेटे? बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है बेटे, एसिडिक स्ट्रेंथ। मैंने ये सेम एग्जांपल आपको पीरियोडिक टेबल में करवा रखा है, इवन मैंने आपको एसिड बेस में भी करवा रखा है। आप रिवाइज नहीं करते हो बच्चे, प्लीज आप रिवाइज करके बैठा करो, नहीं तो फिर आगे के लेक्चर में आपको दिक्कत आएगी। आगे चलते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन इस पे तो हो गए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, yes, for saturated solution only and partially soluble salt, या फिर इसी को बोलते हैं स्प्रैंकली soluble salt, मतलब कंप्लीट soluble salt के लिए आप कभी भी solubility प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हो। सैचुरेटेड का मतलब आपको पता है, जैसे ये वाटर है, आप इसमें सोल्यूट डालो, गिवन अमाउंट होना चाहिए, सॉल्वेंट फिक्स है, सोल्यूट डाला डिसॉल्व हो गया, सोल्यूट और डाला डिसॉल्व हो गया, सोल्यूट और डाला डिसॉल्व। जब तक सोल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व होता जाए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये अनसैचुरेटेड है। जब फर्दर सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए इसके अंदर, तो इट मीन्स वो सैचुरेटेड है। और अगर थोड़ा सा हीट कर दो और थोड़ा और सोल्यूट डिसॉल्व करके सडन कूल कर दो, तो उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। ये तो हो गया केमिस्ट्री की लैंग्वेज। आप अगर रियल लाइफ में समझो, तो आप अगर खाने बैठते हो, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, तो जब तक आप खाते जा रहे हो इसका मतलब आप अनसैचुरेटेड हो, मीन्स भूखे हो। जब भी आप पेट भर गया, खा लिए, तो आप सैचुरेट हो गए। उसके बाद जो 8-10 स्वीट्स खा लेते हो, है ना, पार्टियों में जाके, तो आप वहाँ पे सुपर सैचुरेट हो जाते हो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती हैं। अनसैचुरेटेड जब आप भूखे हो, सैचुरेटेड मतलब ऑलरेडी बैलेंस हो गया, लेकिन उसके बाद अगर आपने ज़बरदस्ती खा लिया क्योंकि आपकी पसंद की चीज़ मिल गई, तो अब आप सुपर सैचुरेट हो जाते हो। ऐसा ही कुछ है यहाँ। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए निकाली जाती है, लाइक AgCl सॉलिड है, वाटर में डिसॉल्व करोगे
इक्विलिब्रियम सेटअप होगा, पार्शियली सॉल्युबल है। कंप्लीट सॉल्युबल के लिए कभी भी इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होता। तो यहाँ पे 2 लाइन का गैप रखोगे। KSP इसका कैसे लिखते थे, AgI, इसकी मोलरिटी 1 ले लेते हैं, 1 माइनस सॉल्युबिलिटी S है। तो जैसे इक्विलिब्रियम में लिखते थे केमिकल अल्फा अल्फा, वैसे यहाँ SS लिखेंगे। यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। ये S सॉल्युबिलिटी है, क्लोरीन का भी है, तो स्क्वायर KSP means S will be equal to under root of KSP. Relation between solubility and solubility product. For CaF2, Ca plus 2, 2F minus, aqua, 1 minus S, यहाँ पे 2S. KSP would be कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन का स्क्वायर। इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S। लिखने में ध्यान देना, अगर ये आपको रिलेशन लिखने नहीं आया तो इसका एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा। रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इन दोनों एग्जांपल्स में कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो अभी क्लियर कर लो बच्चों। चलें, यस सर। सेम पैटर्न का मैं दूसरा सॉल्ट लेता हूँ, लाइक AlF3। ट्वेंटी 27S to the power 4, 27 आएगा ना। देखो जरा इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो।
चलो बच्चे का नाम बताना। इसके माइक से आवाज आ रही, प्लीज बच्चों बताओ। ठीक है, थैंक यू बेटे। हाँ, नोट कर लिया। देखो, इन चारों एग्जाम्पल में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो बताओ, क्योंकि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारे न्यूमेरिकल बेस हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। ओके, कोई बात नहीं। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 95, पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 95। पहले बताओ ये किस टाइप का सॉल्ट है और कौन सा फॉर्मूला में लगाऊंगा। इसमें ये वाला रिलेशन लगाओ बेटे। AB2 टाइप का सॉल्ट है, CaF2 वाला फॉर्मूला लगा दो, 4s क्यूब। तो 4s क्यूब आप लगाओगे, KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब। KSP की वैल्यू गिवन है अपॉन 4, तो ये 0.8 इंटू 10 की पावर -12, सॉरी 11 है। मैं यहाँ से पॉइंट अगर हटाऊंगा तो 12 कर दूंगा। इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ 8 को। अब ये बाई 3 है तो यहाँ पे 1/3 कर दो, और यहाँ भी 1/3, क्योंकि क्यूब रूट हटाओगे यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर। जरा देखो ये सॉल्यूशन समझ आया या नहीं आया सभी को, क्यूब रूट निकालना। सर थोड़ा स्क्रॉल अप कर देना थोड़ा। सर एक बार फिर से बता दो। एक मिनट बेटे, थोड़ा टाइम दो उसको, इटसेल्फ थोड़ा ट्राई करो और देखो कि क्या कंफ्यूजन आ रही है। सॉल्यूशन तो मैंने लिख दिया है। इसी पेज पे 91 भी बता दो। हम्म, 91 तो बहुत ही सिंपल है बेटे। पहले मैं इसकी बात कर लूँ, फिर मैं 91 की बात करता हूँ। हाँ बच्चे देख, रिलेशन ये आएगा, क्यों? क्योंकि वो AB2 था, मतलब AX2 था, तो CAF2 जैसा था। तो ये है, यहाँ पे 4 था, 4 डिवाइड लिया, 0.8 आया। पॉइंट को यहाँ से हटाओगी तो -12 हो जाएगा। यहाँ से 3 था ना, तो अगर इस साइड लाओगी तो 1/3 होगा, और अभी दोनों में तो 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 8 ही तो होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ 3 से 4 कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा। आ गया सर। 91 बच्चे पहले बताओ कि सॉल्यूशन बेसिक बफर था या एसिडिक बफर था? बेसिक है ना, तो दोनों की नॉर्मेलिटी सेम है, तो log 1 आ जाएगा, और log 1 0, तो POH इज इक्वल टू PKB हो गया। PKB की वैल्यू गिवन है ना, नहीं pH दिया है, pH दिया है तो POH आपका आ जाएगा। यस सर। सर ये नहीं आया मेरे को समझ। कौन सा नहीं आ रहा समझ, बताओ कौन सा नहीं आ रहा बेटे? सर ये PKB इज इक्वल टू POH, क्योंकि ये बेसिक बफर था इसलिए। तो आप लेक्चर अटेंड किए हो? नहीं सर मेरा तो छूट गया था ये। तो कैसे आपको समझ आएगा गुड़िया? हाँ बच्चे, जिसने ये क्वेश्चन पूछा था उसको समझ आया क्या किया मैंने? यस सर आ गया। मैंने माइनस नहीं करा था 14 में से। उसमें गलती ही वही होनी है बेटे, और तो कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। चलो आगे चलते हैं। 39 पे 84, 39 पे 84। ये तो डायरेक्ट है, आप बता सकते हो।
फोर्थ। अच्छा, सॉलिबिलिटी की यूनिट, सॉलिबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट आपको पता है मोल्स पर लीटर होती है ना। तो ओके, आगे आते। पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को समझ आ रहा है? ये AgCl टाइप का है, तो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। आया आंसर? फर्स्ट आ जाएगा। यूनिट पे नजर रखो, यूनिट ग्राम पर लीटर दे दिया है सॉलिबिलिटी की, जबकि होनी चाहिए थी मोल्स पर लीटर, और इस वजह से 233 क्वेश्चन में दे रखा है, उससे डिवाइड कर देना तो वो मोल्स पर लीटर हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना, तब आंसर। देखो समझ आ गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम पेज पे। pH 9 दिया हुआ है, pOH कितना हो जाएगा? 5 मीन्स OH आयन कितना आ जाएगा? 10 की पावर -5। ये आ गया। इसकी सॉलिबिलिटी S है, इसकी 2S है, मीन्स OH की वैल्यू आपने निकाल ली 10 की पावर -5। तो OH की वैल्यू जितनी है ये 2S है, तो कैल्शियम की वैल्यू उसकी हाफ है, हाफ का मतलब इसका हाफ कर दो, तो 1/2 इंटू 10 की पावर -5 मीन्स 0.5 इंटू 10 की पावर -5 मीन्स 5 इंटू 10 की पावर -6, और OH की वैल्यू इतनी है। अब इसका KSP निकालोगे तो आपको KSP क्या आएगा? क्या पूछा है? KSP पूछा है ना। KSP क्या होगी? कैल्शियम की कंसंट्रेशन और OH की। कैल्शियम की कंसंट्रेशन ये है, फर्स्ट ऑप्शन, और ये इसकी कंसंट्रेशन ये है, तो इसको सॉल्व करो, देखो कौन सा आएगा।
फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 सेम टाइप का। क्वेश्चन नंबर 12 सेम टाइप का, ट्राई करो। मैं इसकी ब्रेकिंग कर देता हूं, ब्रेकिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ब्रेकिंग भी आपको आना चाहिए, अदरवाइज वैसे ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका 2s है, इसका s है। सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, उसका हाफ कर दोगे तो ऑक्जेलेट की कंसंट्रेशन मिल जाएगा और फिर उसका स्क्वायर कर दो, आंसर। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा उसका। सभी का आया क्या फोर्थ, या कोई कंफ्यूजन? आ गया सर। 14 नंबर देखो फिर। नंबर देखो। एक ही सॉल्यूशन में सिल्वर क्लोराइड भी है और उसी सॉल्यूशन में NaCl भी है। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और AgCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी सप्रेस्ड। तो स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में वीक सप्रेस हो जाता है। इसमें आपने यही बताया था ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला पोर्शन आपका वीक है। यस सर। सर यही वाला क्वेश्चन नहीं होता है सर। आप ये वाले क्वेश्चन अगर नहीं कर पाते हो तो आपको कॉमन आयन इफेक्ट में प्रॉब्लम है बेटे, है ना? आप कॉमन आयन। यस सर। कॉमन आयन इफेक्ट हो गया जी बेटे। सर आपने क्लोरीन का कैसे लिखा सर? हाँ, वही बताने के लिए मैंने लिखा है बेटे। सुनो मेरे बात, नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। यस सर। ये जो AgCl है, AgCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका तो इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक। NaCl स्ट्रॉन्ग है, जैसे ही डालोगे 100% डिसोसिएट हो जाएगा। जो 100% डिसोसिएट होते हैं उनका इक्विलिब्रियम नहीं सेटअप होता। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा किसका लिखा जाता है बच्चे? वीक का। कभी भी स्ट्रॉन्ग का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हालांकि पूरे सॉल्यूशन का कहा जा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन में सिर्फ किसका लिया जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। क्यों लिया गया, ये बात समझ आई या नहीं आई? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए। अब जरा देखो, सिल्वर आयन को तो हमने S एज्यूम किया है, वो लिख दिया, लेकिन क्लोराइड तो कॉमन है ना दोनों। तो एक ही सॉल्यूशन में अगर क्लोराइड की बात की जाएगी तो ये थोड़ी ना हम कह पाएंगे कि भाई सिल्वर क्लोराइड वाला क्लोराइड ये है और सोडियम क्लोराइड वाला ये है। वो तो दोनों का सम लेना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लोराइड तो क्लोराइड ही है। इसलिए क्लोराइड की कंसंट्रेशन में आपको NaCl वाला भी कंसंट्रेशन लेना है और क्लोराइड का जो
AgCl से था वो भी, इस वजह से 0.1 प्लस S किया। ये समझ आया या नहीं आया? बोलो। आ गया। आ गया सर। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू और भी क्या हो जाएगी? कम, मतलब सप्रेस हो, तो सप्रेस हो जाएगा तो ये बैकवर्ड। तो अब यहाँ पे S आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं बच्चे। आप इस S को 0.1 के रेस्पेक्ट में ये S की वैल्यू इतनी कम होगी कि उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं हम। तो यहां से S कितना आ जाएगा ये बताओ। अब यहां 0.1 डिवाइड आ जाएगा, तो कितना आ गया S -9। अब जरा देखो 10 की पावर -9 0.1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम है या नहीं है? पहले बताओ। 0.1। यस सर। इस वजह से उसको हमने नेग्लेक्ट किया है, ठीक है। तो इस टाइप का मैं और क्वेश्चन देता हूं जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। देखिए आपकी वॉइस में प्रॉब्लम है तो मेरे तक आवाज सही से नहीं आती। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले को हमेशा 0.1 ही लेना है। नहीं, हमेशा क्यों? आपको देखो ना क्वेश्चन में गिवन है 0.1 बेटे, क्वेश्चन आप रीड नहीं कर रहे हो। हाँ सर ठीक है, सॉरी सर। पेज नंबर 40 पे सेम टाइप का क्वेश्चन है बच्चे, 94। इसको आप ट्राई करो, सेम टाइप, सेम मेथड, सेम पैटर्न। 40 पे 94। सर ये हमने क्लोरीन वाले का एस क्यों नेग्लेक्ट किया सर? आप डिस्कनेक्ट हो गए थे बेटे। हाँ सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो सर Ag पॉजिटिव है ना। मैंने बताया था, लेकिन आप डिस्कनेक्ट हो गए बेटे। एक्चुअली में कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में नेग्लेक्ट हो जाए हमेशा। तो सर Ag पॉजिटिव है ना वीक, तो यहाँ पे हाँ, वीक कौन है बेटे? Ag पॉजिटिव है वीक। नहीं बेटे, Cl भी तो है, ये देखो ना, ये Cl भी तो है S, तो इसकी प्रेजेंस में ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी। S 0 है बेटे, S सिर्फ S 0 है, 0.1 भी 0 नहीं है, सिर्फ S 0 है। सर ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा सर सेकंड उसका। ऑप्शन आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन। सेम पैटर्न सेकंड आ रहा है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं इसी पैटर्न पे। 32 पे थर्ड नंबर, 32 पे थर्ड नंबर। 32 पे थर्ड नंबर। सेम पैटर्न है बच्चों, बस सिर्फ सॉल्यूशन करना है और S को नेग्लेक्ट करना है। फोर्थ आ रहा है। तो आप देखो तीनों क्वेश्चन किए, तो आपको सिर्फ पता है पहले क्यों प्रॉब्लम इसमें हो रही थी? क्योंकि आप कॉमन आयन पे फोकस नहीं करते हो, है ना। तो जब तक आप उसे नेग्लेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी बेटे। अभी समझ आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर। यस सर। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एज सच कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से करो। कौन है प्लीज बताओ।
आराम से आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे, बस सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, तो आ गया कुछ और। 46 पे 60 नंबर, 46 पे 60 नंबर। इसको सिर्फ मेथड से ब्रेक करो, सिर्फ मेथड से ब्रेक करो। जिसको अगर ब्रेकिंग आती है वो ये क्वेश्चन बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सर एक बार पेज नंबर बोलना। 46। सर थर्ड। थर्ड ऑप्शन। देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? यस सर। सर एक और बार बताना। बेटे दिस इज नॉट द वे कि दोबारा बताना, क्योंकि सर ये फर्स्ट वाला ही नहीं पता चल रहा, ये केएसपी वाला। ऐसे बोलो कि कोई स्टेप बोलो, वो बताऊंगा। ये कहो कि दोबारा बताओ, इसका मतलब है या तो आपने फोकस नहीं किया या तो फिर आप डिस्कनेक्ट हो, है ना? वो अच्छा फर्स्ट वाली लाइन केएसपी वाली। ये ना, या ये ब्रेकिंग आपको नहीं आई बेटे? ब्रेकिंग तो आ गई। बेटे सुनो मेरी बात, Al2SO4 होल थ्राइस, इसको अगर आप ब्रेक करोगी तो यही ना ब्रेक करोगी, इसका जूता इसकी टोपी बनाओगी और इसका जूता इसकी टोपी बनाओगी। मैंने भी वही किया है। इसका x इस पे माइनस गया, इसका y इस पे प्लस आया। पहले तो ये समझ आया, और x इसका कोफिशिएंट यस सर, ये तो आ गया। आ गया। तो सॉल्युबिलिटी आप जो भी लिखोगी उस सॉल्युबिलिटी में कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करोगी तो ये आ गई। अब यस सर। अब ये पूरी वैल्यू लिख के और इसका कोफिशिएंट पावर पे जाएगा, और ये पूरी वैल्यू लिख के और इसका कोफिशिएंट पावर में जाएगा। वही तो ठीक किया है गया। सर। तो ये वही जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 भी अभी पिछला जो क्वेश्चन किया है सेम पैटर्न का है। तो पिछला क्वेश्चन किया कॉमन आयन इफेक्ट वाला, तो वो भी यहाँ वही है। सर कौन सा क्वेश्चन? जस्ट इससे ऊपर वाला। बना लिया? फर्स्ट।
तो एक क्वेश्चन आता है प्रेसिपिटेट कब बनेगा। तो प्रेसिपिटेट कब बनेगा अगर ये बताना हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस सॉल्यूशन का आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नोट हो गया। नोट हो गया बच्चों। यस सर। तो चलो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, है ना। अब अगले एक लेक्चर में हम रेडॉक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.